ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट जगत को एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपने लाजवाब खेल से ऑस्ट्रेलियन टीम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसी क्रम में एक ऐसा ही खिलाड़ी है जिसने अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो एक शानदार बल्लेबाज तो थे ही, इसके अलावा वो विश्व स्तरीय फील्डर भी थे और उनकी लीडरशिप में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और सबसे सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बारे में, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन टीम 2 बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने में सफल रही। इसके अलावा इस टीम ने लगभग एक दशक तक विश्व क्रिकेट में राज किया। तो आइए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। रिकी पॉन्टिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 को ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया शहर के लाउंसेस्टन नामक जगह में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम रिकी थॉमस पॉन्टिंग है। उनके पिता का नाम ग्रीम पॉन्टिंग और माता का नाम लॉरेन पॉन्टिंग है। पॉन्टिंग अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता ग्रीम पॉन्टिंग भी क्लब स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं और उनकी मां लॉरेन भी विगोरो खेल में, जो कि लगभग क्रिकेट और टेनिस का मिक्सर है, उसमें स्टेट चैंपियन रह चुकी है। उनके चाचा ग्रेग कैम्पबेल भी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। क्योंकि घर में पूरी तरह स्पोर्ट्स का माहौल था, इस वजह से पॉन्टिंग का रुझान भी स्पोर्ट्स की तरफ हो गया और अपने चाचा और पिता को क्रिकेट खेलते देख उन्होंने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उन्हें क्रिकेट की शुरुआती तालीम भी उनके पिता और चाचा से ही मिली। पॉन्टिंग ने 1985-86 में 11 साल की उम्र में मॉवब्रे क्रिकेट क्लब के अंडर 13 टीम के लिए खेलते हुए जूनियर क्रिकेट में अपना कदम रखा। जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही 4 शतक जड़ दिए, जिसके बाद बैट बनाने वाली कंपनी कुकाबुरा ने पॉन्टिंग को एक स्पॉन्सरशिप के लिए साइन भी कर लिया। उस समय वो 8वीं क्लास में थे। इसके बाद उन्हें अंडर 16 टीम में भी शामिल कर लिया गया और वहां भी उन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। साल 1990 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और लाउंसेस्टन में ही ऑकबर्न कॉलेज में एक ग्राउंडमैन के रूप में काम करना शुरू किया और साथ ही साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी जारी रखी। साल 1991 में उन्हें नॉर्दर्न तस्मानियन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिली, जिसके तहत उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिला। जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी के कोच रोडने मार्श ने पॉन्टिंग को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनके कहने पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी के मैनेजमेंट ने उनकी 2 हफ्तों की ट्रेनिंग स्पॉन्सरशिप को 2 सालों की स्कॉलरशिप में बदल दिया। उनका खेल देखने के बाद रोडने मार्श ने कहा था कि 17 साल की उम्र में ऐसा लाजवाब क्रिकेट खेलने वाला लड़का मैंने अभी तक की जिंदगी में नहीं देखा है। ये लड़का आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। साल 1992 में पॉन्टिंग ने तस्मानिया की टीम की ओर से शेफील्ड शील्ड में खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। उन्होंने इस टीम की ओर से खेलते हुए कई शानदार पारियां खेली और अपनी टीम को कई महत्वपूर्ण मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए तो एक मैच के दोनों पारियों में शतक भी लगा दिया। उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए शानदार प्रदर्शन का आखिरकार उन्हें फल मिला। इस तरह चयनकर्ताओं ने उन्हें साल 1995 में 4 देशों के बीच खेली जाने वाली एक दिवसीय सीरीज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में शामिल कर लिया, जहां ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें थीं। इस तरह उन्होंने 15 फरवरी 1995 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि वो अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की पारी खेलकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। इसी साल 1995 में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया। उन्होंने 8 दिसंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट में ही उन्होंने चयनकर्ताओं के फैसले को सही साबित करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह टेस्ट जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी 71 रनों की एक और उपयोगी पारी खेली। साल 1996 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 123 रनों की नाबाद पारी खेलकर एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बनाया। इसी साल उन्हें वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी चुन लिया गया। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 102 रनों की एक और नाबाद शतकीय पारी खेली। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में तो पहुंची पर श्रीलंका से हार गई। अब तक पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय टीम में अपनी जगह बना चुके थे
और अब वो टेस्ट टीम में भी अपनी जगह पक्की करना चाहते थे। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे थे, पर अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार साल 1997 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 127 रनों की शानदार पारी खेलकर इस सूखे को खत्म किया और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। इसके बाद टेस्ट टीम में भी उनकी जगह पक्की हो गई। इसी बीच साल 1999 का वर्ल्ड कप आया और इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कई उपयोगी पारियां खेली और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई। सभी को उम्मीद थी कि पोंटिंग भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ काफी रन स्कोर करने में कामयाब होंगे। इसका मुख्य कारण था उनका शानदार फुटवर्क, जिसकी वजह से वो स्पिनरों के खिलाफ काफी रन बना सकते थे। अपेक्षा के विपरीत उन्होंने इस सीरीज में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया और वो भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के सामने एकदम बेबस नजर आए। उनके खराब प्रदर्शन का आलम यह था कि उन्होंने 5 पारियों में केवल 17 रन बनाए और हर बार उन्हें हरभजन सिंह ने ही आउट किया। उनके लाचार प्रदर्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जीतने के बावजूद ये सीरीज 2-1 से गंवा बैठी। हालांकि इस साल 2001 के एशेज सीरीज के दौरान उन्होंने अपनी खोई फॉर्म को हासिल कर लिया और इस टूर्नामेंट में 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से 338 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को यह सीरीज 4-1 से जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अगले ही साल 2002 में भी इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेलने आई। सीरीज के पहले मैच में ही पोंटिंग ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 123 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 384 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। उन्होंने इस सीरीज में 414 रन बनाए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इस सीरीज में भी 4-1 से मात दी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट मैचों में तो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, पर एक दिवसीय क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कमजोर होता जा रहा था। इसी साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने स्टीवा को कप्तानी से हटाकर पोंटिंग को ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसीय टीम का कप्तान बना दिया। अपनी कप्तानी में पोंटिंग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले ही एक दिवसीय सीरीज में अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी लीडरशिप क्षमता का भी शानदार उदाहरण पेश किया और सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 283 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 5-1 से अपने नाम की। इसके बाद उन्होंने अपने इस शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2 शतकों की मदद से 342 रन बनाए, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से बुरी तरह हराया। इसी बीच साल 2003 का वर्ल्ड कप आया। अब तक पोंटिंग अपनी एक स्पेशल ब्रिगेड तैयार कर चुके थे, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, एंड्रू सीमंड्स और खुद रिकी पोंटिंग जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज थे, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते थे। इसके अलावा गेंदबाजी में ग्लेन मैग्रा, ब्रैटली, एंडी विकेल और जेसन गिलेस्पी जैसे तेज गेंदबाज भी थे, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को उखाड़ने के लिए काफी थे। सभी को पूरी उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ल्ड कप में अपना एक अलग ही जलवा बिखेरने में कामयाब होगी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पोंटिंग की टीम ने इस विश्व कप में विरोधी टीमों को केवल हराया नहीं, बल्कि उन्हें कुचलते हुए लगातार दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस विश्व कप में पोंटिंग ने अपनी टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व किया, चाहे वो कप्तानी हो, बल्लेबाजी हो या फिर क्षेत्ररक्षण। सभी फील्ड में उन्होंने अपना बेस्ट दिया और बल्लेबाजी में तो उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 415 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे। और फाइनल में भारत के खिलाफ उनके 140 रनों की नाबाद धुआंधार पारी को भला कौन भूल सकता है, जिसने भारतीय टीम का 20 साल बाद विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। इसके बाद साल 2004 में स्टीवा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। अपनी कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराकर पोंटिंग ने अपना विजय अभियान जारी रखा। पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत हो गई थी कि साल 2005 में खेली गई आईसीसी द्वारा आयोजित 3 एकदिवसीय मैचों और 1 टेस्ट मैच की सुपर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को विश्व के सभी जबरदस्त खिलाड़ियों को मिलाकर बनी वर्ल्ड 11 की टीम भी एक मैच तक हरा नहीं पाई थी। पोंटिंग की शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। लेकिन साल 2005 के एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से 2-1 से हार गई। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉक के सामने बेबस नजर आई। तब लोगों को लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी धार खो दी है और पोंटिंग की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन इसके अगले ही साल 2006 की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पोंटिंग की कप्तानी में ही इंग्लैंड को 5-0 से बुरी तरह हराकर अपना खोया हुआ रुतबा वापस पा लिया।
उन्होंने इस सीरीज में आगे बढ़कर टीम की जिम्मेदारी लेते हुए हर मैच में अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरे टूर्नामेंट के दौरान इंग्लैंड की टीम को राहत की सांस नहीं लेने दी। उन्होंने इस सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 576 रन बनाए और इस तरह टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने। इसी साल 2006 में उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भी बनाया। अब बारी थी साल 2007 के वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 123 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टूर्नामेंट में बेहतरीन शुरुआत की और साथ ही साथ दूसरी टीमों को यह भी बता दिया कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप जीतने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। उन्होंने अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 91 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में 81 रनों की एक और शानदार पारी खेली और उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 539 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉन्टिंग की कप्तानी में लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में सफल रही। अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन कप्तानी से कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने वाले इस लाजवाब खिलाड़ी ने आखिरकार साल 2012 में अपने शानदार कैरियर का अंत करने का फैसला किया और 3 दिसंबर 2012 को इस बेमिसाल सितारे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा महान खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने विश्व क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट प्रेमियों को भी कई शानदार यादें दी हैं। उनके शानदार खेल को देखने के बाद क्रिकेट विश्लेषक पॉन्टिंग को सर डॉन ब्रैडमैन के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी मानते हैं। पॉन्टिंग अपने टीम की जीत के लिए काफी पैशनेट रहते थे। इसी वजह से चाहे वो बतौर बल्लेबाज हो, चाहे बतौर कप्तान या फिर बतौर फील्डर, वो हर तरह से अपनी टीम की जीत में अपना योगदान देते थे। उनकी कप्तानी में खिलाड़ी अपने आप को काफी दबाव मुक्त महसूस करते थे। इस वजह से उनकी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होती थी। वो सही मायनों में एक काबिल लीडर थे। लोग उनको उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर रखते हैं, लेकिन पॉन्टिंग इससे सहमत नहीं है। वो सचिन को ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के बाद विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं। 1992 में जब पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एकेडमी का हिस्सा थे, तब उन्होंने पहली बार सचिन तेंदुलकर को देखा था। उन्होंने सचिन के बारे में बहुत सुना था और वो उनसे मिलना भी चाहते थे। सचिन उस समय भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे में आए हुए थे। अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एकेडमी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि वो सचिन तेंदुलकर को नेट में बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वे उन्हें वहां रुकने की अनुमति दे। उन्होंने बताया कि मैं सचिन तेंदुलकर को देखना चाहता था, आखिर क्यों हर कोई उनके बारे में इतनी बातें कर रहा था, और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो मैंने नेट्स के पीछे एक पोजीशन ली जिससे मैं उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख सकूं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं आने वाले लंबे समय तक उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखता रहा हूं, लेकिन उस दिन मैं उनकी बैटिंग टेक्निक को ध्यान से देख रहा था। उनकी बैटिंग टेक्निक वाकई में काफी शानदार थी। तब उस वक्त मुझे समझ आया कि क्यों लोग उनकी बल्लेबाजी की इतनी तारीफ करते हैं। वो वाकई में एक महान खिलाड़ी है। उन्होंने अब तक के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान 168 टेस्ट मैचों में 51.85 की औसत से 41 शतकों और 62 अर्धशतकों की मदद से 13,378 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 257 रन है। वहीं 375 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 42.3 की औसत से 30 शतकों और 82 अर्धशतकों की मदद से 13,704 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 164 रन है। इसके अलावा उन्होंने 17 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतकों की मदद से 401 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 98 रन है। आइए अब एक नजर डालते हैं उनके कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करते हुए 8,497 रन बनाए हैं और इस तरह वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वो सभी टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज भी हैं। टी20 क्रिकेट के डेब्यू मैच में उन्होंने नाबाद 98 रनों की पारी खेली थी, जो टी20 क्रिकेट के डेब्यू मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। उन्होंने अपनी 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था और इस तरह ये कारनामा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज भी हैं। अपनी कप्तानी में 2 विश्व कप जिताने वाले वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड के बाद वो केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। विश्व कप में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का और सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी पॉन्टिंग के नाम ही दर्ज है। अपने शानदार खेल के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2003 में उन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। साल 2006 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया।
साल 2006 और 2007 में उन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना। साल 2007 में ही उन्हें आईसीसी द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर भी चुना गया और साल 2018 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ही टीम के साथी रहे और विश्व के महान तेज गेंदबाजों में से एक गिलेन मैकग्रा के हाथों मिला। इतने शानदार रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स अपने नाम दर्ज कराने के बावजूद कुछ मैच उनके चमकदार करियर में एक काले धब्बे की तरह है और उन्हीं में से एक है साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में खेला गया हाई स्कोरिंग मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम रिकॉर्ड 434 रन बनाने के बावजूद साउथ अफ्रीका से हार गई थी। इसके अलावा उन्हें साल 2007 में भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेल भावना के साथ ना खेलने के लिए भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इतना ही नहीं, उस मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ साथ पोंटिंग की भी काफी आलोचना हुई थी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2002 में अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही और लॉ की स्टूडेंट रियाना जेनिफर कैंटर से विवाह किया, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हैं। वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपनी पत्नी रियाना को ही देते हैं। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद साल 2017 में पोंटिंग को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए बैटिंग कोच भी बनाया गया था। वो साल 2014 से 2016 तक इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम के कोच भी रहे और साल 2015 में उन्होंने टीम को आईपीएल का विनर भी बनाया। फिलहाल वो अपने रिटायरमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही साथ एक टीवी चैनल के लिए कमेंट्री भी करते हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में जाने कितने बल्लेबाज आए और आते रहेंगे, पर उन जैसा बल्लेबाज शायद ही कोई बन पाए। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ साथ विश्व क्रिकेट भी हमेशा उनका आभारी रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी विश्व के महान बल्लेबाजों में से एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।